हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल जाए। अक्सर मैं अपनी छोटी नंद को फोन पर किसी लड़के से बात करते हुए देखती थी। ये देखकर मुझे हैरत होती थी कि मेरी सास ससुर को ये क्यों नजर नहीं आता था। मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो किसी दिन कोई गुल ना खिला दे, मगर बाकी घर वालों को जैसे परवाह ही नहीं थी। मेरी नंदों का जहां पर दिल कर वो आजादाना आती जाती थी, कोई इन पर रोक टोक नहीं करता था, जबकि मुझ पर हर तरह की पाबंदियां आयद की गई थी। मैं तो घर से बाहर तक नहीं निकल सकती थी। इस सूरत हाल से बहुत परेशान थी मैं, क्योंकि हर लड़की सोचती है शादी के बाद वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकती है। इस दिन मैं घर पर अकेली थी जब मोहल्ले में रहने वाली आंटी रशीदा मेरे पास आई, तो मैं उनसे दुख सुख बयान करने लगी थी। आंटी, मैं तो इस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मेरी इन दोनों नंदों की शादी हो जाएगी, तो मैं सुख का सांस ले सकूंगी। मेरी बात सुनकर आंटी अजीब से अंदाज में हंसी और कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी इतनी आसानी से इनसे जान छूट सकती है? जब तक इनके माँ बाप इनसे भरपूर फायदा हासिल नहीं कर लें, तब तक तुम्हारी इनसे जान नहीं छूट सकती। आंटी की बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। क्या मतलब है इस बात का? आप क्या कहना चाह रही हैं? आंटी मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। फिर मेरे बार बार इस्तफसार करने पर वो कहने लगी, तुम्हें भी यहाँ पर आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ अरसे तक तुम इन सब चीजों को समझ जाओगी। इसके बाद वो तो यहाँ से चली गई थी, मगर मैं इनकी बातों के मफहूम में उलझी रह गई थी। आखिर इनके कहने का क्या मतलब था? इन्हीं दिनों मेरी बड़ी नंद की शादी की बात शुरू हो चुकी थी और मैं बहुत खुश थी कि अब इससे मेरी जान छूटने वाली थी। इसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे और मेरी सास को इस रिश्ते में कोई कबाहत नजर नहीं आती थी। फिर जब उसकी शादी हो गई तो मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब कुछ वक्त तक दूसरी नंद भी अपने घर में चली जाएगी। मगर आए दिन मेरी बड़ी नंद घर में आ जाती उसके और उसके शौहर के लिए, दावतें पकती और कहीं ना कहीं दिन के लिए वो यहीं पर रहने लगती थी। ये देखकर मैं जी ही जी में कुढ़ने लगी थी कि ये मैंने तो सोचा था कि इसकी शादी के बाद इसे जान छूट जाएगी, मगर मेरे कामों में तो इजाफा हो गया था। अब पिछले कई दिनों से मेरी नंद यहीं पर रह रही थी। उसका चेहरा हर वक्त बुझा बुझा सा रहता था। वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी थी, जबकि मेरी सास ससुर न जाने हर वक्त कमरे में घुसे क्या खुसर पुसर करते रहते थे। ये देखकर मैं हैरान थी कि घर में ऐसा क्या हो रहा था जिससे मैं बेखबर थी। और जब मेरी नंद को यहाँ रहते हुए काफी सारे दिन बीत गए, तो ये इससे भी वजह में परेशान हो गई कि वो वापस क्यों नहीं जा रही। फिर एक दिन जब मैंने अपने शौहर से पूछा कि आपकी बहन कब तक वापस जा रही है, ये बात सुनकर ही वो आग बबूला हो गए। कहने लगे, तुम्हें मेरी बहनों से क्या मसला है? अम्मी सही कहती हैं, तुम इन दोनों से नफरत करती हो। वो तो तुम्हारी बहुत इज्जत करती हैं, तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, और एक तुम हो कि तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिलते। अभी चंद दिन हुए हैं उसको यहाँ आए हुए और तुम उसके जाने के दिन गिनने लगी। तब मैंने बहुत मुश्किल से मामले को संभाला और उन्हें कहा कि इसकी नई नई शादी हुई है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ज्यादा दिन तक मायके में रहना। मेरी बात इन्हें कुछ समझ में आ गई थी और ये भी गनीमत था कि उन्होंने मुझसे नाराजगी खत्म कर दी थी और इस बात का जिक्र अपनी अम्मी से नहीं किया था। अगले दिन मेरी नंद का शौहर उसे लेने के लिए आया। ये देखकर मैं खुशी से खिल उठी थी। अब उसके लिए मैं किचन में खातर मदारत कर रही थी। जब सास ससुर के कमरे में चाय लेकर पहुंची तो देखा वहां पर मेरी नंद का शौहर मौजूद नहीं था। मेरी नंद रो रही थी और मेरी सास गुस्से से ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, जबकि उसका शौहर वापस जा चुका था। और अब जब मैंने अपने शौहर के बारे में बात पुरस की तो मेरी सास ने मुझे गुस्से से घूर कर देखा और कहने लगी कि तुम्हें किसने कहा था इतना सब कुछ लेकर जाने के? खामखा में तुमने इतनी चीजें जाया कर दी। वो तो चला गया और तुम्हें इतना ही शौक था खातर मदारत का तो सिर्फ चाय बना लेती। उनकी बात सुनकर मैं दिल ही दिल में झुंझला गई। सोचने लगी कि वो इस घर का दामाद था, अगर मैं उसकी खातर मदारत में कमी रखती तो भी मेरी सास ने मुझे ही बातें सुनानी थी कि तुम्हें मेरे दामाद की इज्जत की कोई परवाह नहीं है और ना ही मेरी बेटी का कोई ख्याल है। ये सोचकर मैं खौफसदा हो गई थी और अब ना जाने मेरी नंद का शौहर उसके लिए बगैर क्यों वापस चला गया था। मेरा दिल बुझ गया था। अगले दिन मैंने छुपकर अपनी नंद और सास की बातें सुनी तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी नंद तो वापस जाना चाह रही थी, मगर मेरी सास ने उसे भेजने पर रजामंदी नहीं दी। ये बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। वो कैसे माँ बाप थे जो अपनी बेटी का ही घर उजाड़ रहे थे, उसे जबरदस्ती यहाँ पर बिठाए हुए थे। तब फिर मैंने दोबारा छुपकर सास नंद की बातें सुनना शुरू की तो मुझ पर यह मजीद इंकिशाफ हुआ कि मेरी सास नंद के शौहर से पैसों का मुतालबा कर रही थी और जब तक वो इनकी मतलूबा रकम अदा नहीं करता
तो वो मेरी नंद को वापस भेजने पे तैयार ना होती। मैं हैरान परेशान थी कि मेरी सास से इससे कौन से पैसों का तकाजा कर रही थी। और फिर कुछ दिनों बाद मेरी नंद का शौहर वापस आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और उसने मेरी सास के हाथ में वो पैसे रखे। तो इसके बाद मेरी सास ने मेरी नंद को वापस जाने दिया था और अब मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि मेरी नंद वापस चली गई थी। 1 महीने का अरसा गुजर गया था। इस दौरान वो दोबारा वापस नहीं आई थी। अब मेरी सास ससुर और दोनों छोटी नंद का रिश्ता देख रहे थे। और फिर 1 महीने बाद दोबारा मेरी नंद वापस आ गई और इस बार वो बहुत खुश लग रही थी और मुझे उम्मीद थी कि वो 2-3 दिनों में वापस चली जाएगी। नंद के आने से मेरी जिंदगी मुश्किल में हो जाती थी। मेरी जिम्मेदारियों में इजाफा हो जाता था। वो हर वक्त अपनी माँ के साथ सर जोड़े न जाने क्या बातें करती रहती थी और जब मैं इनके पास जाती तो वो दोनों खामोश हो जाती थी और बहाने से मेरी सास वहां से मुझे उठा दिया करती थी। इस बात पर मुझे अपनी सुबकी का एहसास होता था। इस दिन ये दिन पे दिन अब बीते जा रहे थे जबकि मेरी नंद वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब की बार मैंने अपने शौहर से इस बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। जानती थी कि अगर मैंने इनसे ये बात पूछी तो फिर से गुस्सा हो जाएंगे और फिर जब मैंने इनकी बातें सुनी तो मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी सास उसके शौहर से फिर पैसों का मुतालबा कर रही थी और मेरी नंद गुस्से में थी। वो झुंझलाए हुए अंदाज में इन्हें कह रही थी कि आखिर आपने इतने सारे पैसे करने क्या हैं? आप क्यों मेरे शौहर से बार बार पैसों का तकाजा करके मुझे नीचा दिखा रही हैं? आप जानती हैं कि पिछली बार भी मेरी सास और शौहर ने मुझे कितनी बातें सुनाई थी, मगर आपको तो सिर्फ अपनी जात की परवाह है। तब मेरी सास कहने लगी कि अभी मैं तुम्हारी छोटी बहन की शादी करनी है, इसका खर्चा भी उठाना है और तुम जानती हो कि हम बेटी वाले इन्हीं अखराजात लड़कों वालों को पैसे से पूरा करवाते हैं। इनकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था, मगर मैं कुछ भी कहे बगैर वहां से हट गई थी। मैं खुलकर अपने शौहर से इस मौजू पर बात नहीं कर सकती थी, कहीं वो फिर से गुस्सा ना हो जाए। इन्हीं दिनों मेरी नंद का शौहर फिर से घर आया और थोड़ी देर के बाद फिर से चला गया। इस बार मैंने चाय के साथ दीगर लवाजमात तैयार करने की हिम्मत नहीं की थी। इसके जाने के बाद मेरी नंद फूट फूट कर रो पड़ी थी। फिर कुछ दिनों के बाद उसने मेरी नंद को तलाक दे दी थी और ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी, जबकि मेरे सास ससुर बिल्कुल नॉर्मल थे। वो इस बात की तसल्ली दे रहे थे उसे कि हम इससे अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे। और इसकी डिटाई देखकर मैं हैरान थी कि कोई माँ बाप अपनी ही बेटी का घर कैसे उजाड़ सकते थे। न जाने मेरे सास ससुर किस कमाश के इंसान थे। मैंने तो इसकी शादी हो जाने पर शुक्र अदा किया था और अब फिर वो यहीं पर आ गई है और अब फिर से तीनों माँ बेटियों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया था। मेरी नंद तो अपने ससुराल से वो दाव पेच सीख के आई थी कि मैं उसको देख देख कर दंग रह जाती थी। इस दिन आधी रात का वक्त था जब मेरे शौहर की तबीयत खराब हो गई। वो मुझे कहने लगे कि मेरे लिए पानी ला कर दो, मैंने मेडिसिन खानी है। हमेशा से मैं पानी कमरे में रखती थी, मगर आज मैं पानी रखना भूल गई थी। जब मैं किचन में वापस आई तो मैंने अपनी बड़ी नंद को छत पर जाते हुए देखा था। वो मुहतात नजरों से इधर उधर देखते हुए छत पर जा रही थी। उसे देखकर मैं एक साइड पर छुप गई थी ताकि उसको मुझ पर नजर न पड़े और मैं ये देखना चाहती थी कि ऊपर क्या करने जा रही थी। अपने शौहर को पानी देने के बाद मैं दोबारा से बाहर आ गई और फिर दबे कदमों छत पर चली गई। मेरे दिल में यह ख्याल जाग रहा था कि न जाने वो इस वक्त छत पर क्यों जा रही थी। मैंने हमेशा छोटी नंद को किसी लड़के से बात करते हुए देखा था, मगर अब बड़ी नंद का छुपते छुपाते छत पर जाना मुझे चौंका रहा था। और फिर छत पर जो मैंने मंजर देखा उसे देखकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर मेरा ताल्लुक एक गरीब खानदान से था। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी, मेरी तालीम वाजबी सी। माँ बाप ने अपनी हैसियत के मुताबिक मुझे पढ़ाया लिखाया था और अब वो मेरे रिश्ते के इंतजार में थे। मगर जो भी रिश्ता आता था वो घर की बोसीदा हालत और जहेज की वजह से वापस चला जाता था। आजकल लोगों की अच्छी लड़की के साथ साथ अच्छे जहेज की भी डिमांड थी। तभी मेरे लिए एक अच्छी फैमिली का रिश्ता आया जो लोग ईरान में रहते थे। ये रिश्ता पाकर मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा खुश थे। एक तो इनके सर से मेरा बोझ उतरने वाला था। इन लोगों को जहेज के नाम की किसी चीज की डिमांड भी नहीं थी, इन्हें बस लड़की से गर्ज थी और इन लोगों ने भी कोई चीज लेने से इनकार कर दिया था। इस वजह से मेरे माँ बाप तो बहुत ही ज्यादा खुश थे कि मुझे अच्छा ससुराल मिल गया था। और फिर चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला हुआ। 1 माह के अंदर अंदर ही मेरा निकाह हो गया था और फिर कुछ माह के बाद ही मेरे शौहर ने मेरे भी कागजात तैयार करवा लिए थे और मैं फिर ईरान में आ गई थी। मेरी अपनी सास और अपनी दोनों नंदों से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा हड हराम और काम चोर थी, तो दूसरा वो लगाई बुझाई का काम भी करती थी। जरा सी बात जो भी थी वो मेरी सास और शौहर के कान भरने लगती। मैं इन दोनों से बहुत तंग थी। वो तीनों माँ बेटियां कभी बाजार में चली जाती थी, कभी किसी रिश्तेदार के घर, तो कभी घूमने फिरने के लिए, जबकि पूरे घर की जिम्मेदारी इन लोगों ने मुझ पर छोड़ दी थी। सारे घर के काम काज करना मुझ पर गोया फर्ज थे। वो लोग अपना जाती काम तक नहीं करती थी। इनके पहनने वाले कपड़े इस्त्री करना, इनके कमरे की सफाई करना, ये सारी मेरी जिम्मेदारी थी। और तब मुझे अंदाजा हुआ था
कि मेरे ससुराल वालों ने मेरा रिश्ता महज इसलिए किया था कि इन्हें मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी, और जब उन्होंने मेरी दबी हुई शख्सियत और गरीब खानदान देखा तो इन्हें अपने मकसद के लिए इसके मैं पसंद आ गई थी। तभी उन्होंने मेरा रिश्ता किया था। मेरे शौहर भी बहुत दबकू किस्म के शख्सियत के मालिक थे। वो अपनी माँ और बहनों के इशारे पर गोया चलते थे। मेरी तो इनके नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं थी। वो मुझसे प्यार करते थे, मेरा ख्याल भी रखते थे, मगर अपनी माँ और बहनों के सामने कभी भी मेरे लिए हक में नहीं बोले थे। वो अपनी माँ से बहुत डरते थे और इन्हें अपनी माँ की नाराज़गी का बहुत ख्याल रहता था। इन्हें इस बात का भी एहसास नहीं था कि इस घर में मेरे साथ बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी हो रही थी और मैं जैसे-तैसे जी मर रही थी। मेरी तमाम तमन्नाएँ, ख्वाहिशात तो गोया दम ही तोड़ गई थी, और अब मैं इस उम्मीद पर जी रही थी कि दोनों नंदें अपने घर को चली जाएँगी, तो मेरे लिए ज़िंदगी कदरे आसान हो जाएगी। और फिर मैं इसी बात पर खुश थी कि जल्द ही एक नंद से मेरी जान छूट गई थी। मगर जब वो दोबारा घर वापस तलाक का दाग लेकर आ गई, तो मैं फिर से ये सोचकर परेशान थी कि न जाने अब इसकी दोबारा कहीं शादी भी हो पाएगी या नहीं। और अगर दोबारा शादी हो भी गई, तो अगर वहां से भी मेरे सास ससुर ने इसकी तलाक करवा दी, तो मेरे लिए फिर से मुसीबत बनकर मेरे सर पर नाजिल हो जाएगी। अब जब मैंने इस रात को अंधेरे के छुप कर छत पर जाते हुए देखा, तो वहां पर एक लड़का मौजूद था जिसके साथ वो गलत कार्य कर रही थी। ये देखकर मैं डर गई, मेरे मुंह से चीख निकल गई। तब मेरी नंद ने मुझे देखा। जल्दी से उसने अपना लिबास दुरुस्त किया और मेरे पास आकर मुझे धमकी देने वाले अंदाज में बोली कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानती नहीं हो मैं कितनी खतरनाक हूँ। मैं सबको बता दूंगी कि तुम यहाँ पर एक लड़के के साथ मौजूद थी और मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा। इस दौरान वो लड़का भी वहां से भाग गया था और मैं हैरत से गुमसुम खड़ी रह गई थी। मुझे अपनी नंद से इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि वो इस हद तक भी गिर सकती है। मैं कमरे में आ गई और अब मैं सोच रही थी कि क्या मुझे अपने शौहर को इस बारे में बताना चाहिए, मगर मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था। मैं जानती थी कि मेरे शौहर कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। वो कभी भी अपनी बहन को गलत नहीं समझेंगे, और जिस कदर उनकी बहन चालाक थी, वो सारी बात मुझ पर उल्टा सकती थी। वो खुद को सही साबित करके मुझे सबकी नज़रों में गुनहगार साबित कर सकती थी, और ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहती थी। अगर मेरा शौहर गुस्से में आके मुझे छोड़ देता, घर से निकाल देता, तो मैं कहाँ जाती? मेरा तो कोई ठिकाना नहीं था। माँ बाप तो बहुत गरीब थे। उन्होंने मेरी शादी करके समझा था कि उनके सर से एक बोझ हट गया, और अगर मैं दोबारा से इनकी दहलीज पे जाके बैठ जाती तो इनके लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाता। मेरे वालिदैन इन जैसे नहीं थे जो जबरदस्ती बेटियों को घर बैठा कर रखें और इनके शौहरों से पैसे मांगे। हमारे यहाँ शादीशुदा बेटियों का बाप के घर वापस आना बड़ी शर्म की बात होती है। मुझे अपनी सास पर गुस्सा आ रहा था और गुस्से के साथ हैरत भी थी कि उन्होंने किस तरह से अपनी बेटियों की जानिब से आंखें बंद करके रखी हुई थी। क्या इन्हें अंदाजा नहीं था कि इनकी बेटियां जवान थी और इनके भी कुछ जिस्मानी तकाजे थे, जरूरियात थी। जिस तरह से इंसान को खाने पीने की जरूरत होती है महसूस, इसी तरह से हर इंसान को जिस्मानी जरूरत भी महसूस होती है, और जवानी में तो ये चीज गैर फितरी भी नहीं है। अच्छी भली उसकी शादी हो गई थी और अपने घर में खुश थी, मगर उन्होंने पैसों के लालच में आकर उसकी तलाक करवा दी और अब दोबारा से उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। अब मुझे आंटी की बात समझ में आई थी जब उन्होंने मुझे हंसते हुए कहा था कि शायद ही तुम्हारी अपनी नंदों से जान छूट सके। यकीनन वो जानती थी कि मेरे सास ससुर क्या करने वाले थे। अगले दिन फिर से मेरी सास दोनों नंदों को लेकर न जाने कहाँ चली गई थी। इसी दिन शाइस्ता आंटी मुझसे मिलने के लिए आई और मुझसे हंसते हुए पूछने लगी कि अब बताओ क्या कहती हो, मैंने जो बात तुम्हें बताई थी वो सच साबित हुई ना, या नहीं? तब मैंने उनके सामने थक हार कर रो पड़ी और कहने लगी कि आपने बिल्कुल सही कहा था, मगर आपको कैसे पता चला था कि मेरे सास ससुर ऐसा करेंगे? वो कहने लगी कि यहाँ पर यही रिवाज है, जब भी ये लोग अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो इनके शौहर से अपनी बेटी की पूरी पूरी कीमत वसूल करते हैं जो इसकी शादी पर खर्चा किया होता है। इसके अलावा भी ये पैसे लेते हैं। ये सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था, और इस तरह से तो उसका शौहर लड़की की इज्जत भी नहीं करता। इतना लालच के इंसान अपनी ही बेटी बेच दे। आंटी कंधे उचकाकर कहने लगी कि यहाँ पर लोग अपनी बेटियों की पैसों की खातिर 3-3 4-4 शादियां करते हैं, और फिर कोई एक आध इन्हें शौहर अच्छा मिल जाता है जिसके साथ इनकी निभ जाती है। ये बात इंतहाई हैरान कुन थी कि ये लोग पैसों के लिए अपनी बेटियों को हर दूसरे तीसरे मर्द के सामने पेश कर देते थे। मुझे ये रस्म इंतहाई घटिया और फजूल तरीन लगी थी, मगर मैं इस बारे में क्या कह सकती थी? ये मेरी सास और ससुर को सोचना चाहिए था कि वो क्यों हर किसी के सामने अपनी बेटियों को पेश कर रहे हैं। यहाँ पर यही से इसी दिन तरह दिन बीते जा रहे थे। मैंने अपनी नंद को किसी से बात करते नहीं देखा था, मगर मैं इसकी जानिब से खटक गई थी, उस पर गहरी नजर रखने लगी थी, और वो भी मेरी जानिब से मुहतात हो गई। इस दिन रात को जब मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, कोशिश के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, तभी बाहर खटके की आवाज़ सुनाई दी। मैं फौरन से अपनी जगह से उठी और जब खिड़की से मैंने बाहर झांक कर देखा तो मेरी नंद छत पर जा रही थी।
अब मेरे पास मौका था। मैं अपने शौहर को जगाकर उसकी असलियत अपनी आंखों से दिखा सकती थी। ये सब देख लेने के बाद ऐन मुमकिन था कि मेरा शौहर मेरी बात पे यकीन कर लेता। मैंने अपने शौहर को सोते उठाया और उसे कहने लगी कि मेरी तबीयत सख्त खराब हो रही है। इस वक्त मैं खुली फिजा में सांस लेना चाहती हूँ। मेरे शौहर ये बात सुनकर झुंझुला गए और कहने लगे, तुम्हें आधी रात को क्या हो गया है, सोने दो मुझे। मगर मैं मुसलसल इन झंझोड़ कर उठाती रही। वो बहुत गुस्से में थे, मगर इसके बावजूद भी वो मेरे साथ चलकर बाहर आ गए। इन्हें मैंने कहा कि मैं खुली फिजा में सांस लेना चाहती हूँ, मुझे अकेले जाते हुए डर लग रहा है, और फिर वो नींद के जेरे असर थे। खामोशी से चलते हुए मेरे साथ छत पर आ गए थे, और फिर सामने ही कमरे की लाइट ऑन थी। तो मेरे शौहर को ये कहकर मैं कमरे में ले गई कि कमरे में इस वक्त कौन है और बातों की आवाज़ किसकी आ रही है। जब हम दोनों कमरे में गए तो वो शर्मनाक मंजर आंखों के सामने था। मेरी नंद इस वक्त इसी लड़के के साथ मौजूद थी। दोनों की जो हालत थी उसे देखकर मैं खुद भी शर्म से पानी पानी हो गई थी। मेरे शौहर की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें अपनी बहन से बस इस सब की उम्मीद नहीं थी। वो लड़का एकदम वहां से भाग गया था और मेरी नंद शर्मिंदगी से सर झुकाकर रह गई थी। इसके बाद मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई। मैं जो करना चाह रही थी मैं कर चुकी थी, और अब देखना ये था कि मेरे शौहर इस सब में क्या करते। मेरी नंद गलत काम कर रही थी, माना कि मेरा तरीका गलत था, मगर मेरी नंद जो सबकी आंखों में धूल झोंक कर ये सब कर रही थी, ये सब भी गलत था। मुझे हर वक्त उसकी धमकी याद आती थी, जब उसने बोला था कि तुम पर ही इल्जाम लगाकर बदनाम कर दूंगी। अगले दिन जब मैं उठी तो पूरा घर मेरे शौहर की आवाज से गूंज रहा था। इन्हीं में मैंने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। हमेशा इनकी माएं बहनें इन पर हावी रही, मगर आज वो बोल रहे थे और वो तीनों सर झुकाए सुन रही थी। और अब मेरे शौहर ने मेरी सास को साफ साफ कह दिया कि कोई अच्छे लड़के और शरीफ लोग देखकर इन दोनों की शादी कर दे। मैं अब इसे इस घर में ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे शौहर ने जब मेरी सास पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया, तब उन्होंने भी रिश्ते वाली से कहकर इन दोनों की शादी करवा दी थी। फिर इनके शौहर से किसी किस्म के पैसों का तकाजा भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे शौहर ने इस बात से साफ तौर पर मना कर दिया था। इसका कहना था कि अल्लाह ने हमें पैसे देने हुए तो वो हमें ऐसे ही दे देगा, यूं हमें अपनी बेटियों की कीमत वसूल नहीं करनी चाहिए। न जाने कैसे मेरे शौहर को अकल आ गई थी, मगर इसके बाद मेरी जिंदगी काफी ज्यादा आसान हो गई थी। इन दोनों के शौहर काफी सख्त थे और उनका रोज मैके आना जाना पसंद नहीं करते थे। जब भी वो आने की बात करती तो इन्हें मेरी मिसाल देते कि तुम्हारी भाभी भी तो है, इतने साल से मैके नहीं गई हैं, और एक तुम हो जो दूसरे दिन तीसरे दिन भागकर अपनी माँ से घर जाती हो। और अब मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ काफी हद तक कम हो गया था, और मेरी सास जो पहले बेटियों की बातों में आकर मुझसे लड़ती रहती थी, अब वो भी खामोश रहने लगी थी। इनका रवैया भी मेरे साथ पहले से बेहतर हो गया था, और अब जब मेरी नंदे यहाँ आती थी तो मेरे लिए घर की फिजा इसी तरह मकतूर हो जाती थी, मगर अब इसमें पहले जैसी शिद्दत बाकी नहीं रही थी, क्योंकि एक तो वो कम दुरानिये के लिए आती थी, दूसरा मेरे साथ अब मेरे शौहर की सपोर्ट भी शामिल थी, और मेरी गोद में एक बेटा भी आ गया था, जिसकी वजह से मेरे कदम ससुराल में मजबूत हो गए थे। मगर मुझे ईरानी लोगों की ये रस्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। बेटियों को बेचकर पैसे वसूल कर रहे थे। इस तरह लड़कियां भी तंग आ जाती हैं और क्या कुछ नहीं करती हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद नई कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।